प्रिय विद्यार्थियों, विकासशील देश या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर सार्वजनिक ऋण का विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए BA पार्ट 3 प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत या इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अध्ययन के अंतर्गत हम प्रस्तुत लेक्चर में विकासशील देश एवं सार्वजनिक ऋण का अध्ययन करते हैं। अर्धविकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनकी समस्याएं विकसित देशों से भिन्न होती हैं। इनको अर्धविकसित और विकासशील दोनों कह सकते हैं। दूसरी तरफ है विकसित देश। तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? हम अर्धविकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं कि क्यों उनको सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता होती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऋण लेते समय। क्योंकि हमने देखा था कि ऋण के अंदर मूलधन भी लौटाना पड़ता है और ब्याज भी लौटाना पड़ता है, तो इससे आर्थिक भार काफ़ी बढ़ता है। तो इसलिए पिछड़े देशों को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए ऋण के ऊपर। और ऋण ले ही क्यों? क्योंकि पिछड़े देशों की प्रमुख समस्या जो होती है वो आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना होता है। जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये देश अर्धविकसित हैं या विकासशील हैं। आर्थिक विकास की गति बनाना इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक बड़ी समस्या होती है क्योंकि इनमें पूंजी की कमी होती है। तो आर्थिक विकास संभव हो कैसे? इसलिए उन्हें अधिक मात्रा में पूंजी की ज़रूरत होती है और सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सरकार की सहायता लिए हुए इन देशों के अंदर आर्थिक विकास करना संभव नहीं होता है। अब सरकार का जहाँ तक संबंध है वो अपने वित्तीय साधनों को जुटाने में सबसे अधिक बल कर पर देती है, परंतु कर आरोपण की, जैसा हमने देखा, बहुत सीमाएं होती हैं और लोकमत का भी ध्यान रखना होता है इसके अंदर। इन सीमाओं के अतिक्रमण के पश्चात आर्थिक प्रेरणा संबंधी गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए वित्तीय साधनों को जुटाने के सिलसिले में सार्वजनिक ऋण के उपयोग की बात कही जाती है। सार्वजनिक ऋण की दो विशेषताएं हैं और वे हैं कि स्वैच्छिक प्रकृति इसकी और भुगतान की प्रत्याशा। इन्हीं कारणों से इसके संबंध में आर्थिक प्रेरणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना कम रहती है। युद्ध के बाद में, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में, शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने ऐसा विचार व्यक्त किया कि पिछड़े देशों में कर राजस्व द्वारा सामान्य सरकारी सेवाओं पर होने वाले न्यूनतम चालू व्यय के लिए वित्त प्राप्त किया जाए। वैसे सार्वजनिक व्यय के लिए ऋण उपयुक्त है जिसके द्वारा पूंजीगत वस्तुओं का सृजन होता है या जो प्रत्यक्ष रूप से खुद उत्पादक होते हैं। यहाँ तक के विचार जो थे वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी दिए गए थे, किंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार पूरी तरह से विकासशील देशों पर लागू नहीं होते, क्योंकि विकासशील जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रोजगार के आसपास भी नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो थे वो पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर चलते थे। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी बहुत अधिक होती है क्योंकि यह पूंजी की कमी होती है और रोजगार उपलब्ध कराना मुश्किल होता है और इसकी वजह से मांग भी कम होती है, उत्पादन भी कम होता है, पूंजी भी कम होती है। तो बिना सरकारी समर्थन के अपने आप कोई अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाती विकासशील अर्थव्यवस्था। इसलिए यहाँ पर सार्वजनिक ऋण का क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तृत है। सार्वजनिक ऋण के द्वारा ऐसी बचत को उत्पादक कार्यों के लिए जुटाया जा सकता है जो इसकी अनुपस्थिति में संचय कर ली जाती या जमीन या बहुमूल्य धातुओं जैसे अनुत्पादक व्यय पर खर्च कर दी जाती। और भारत में अभी तक भी यह स्थिति चल रही है
कि या तो हम जो बचत होती है उससे ज़मीन खरीदते हैं कि बहुत कीमत बढ़ेगी इसकी, मकान 2-2 3-3 लेते रहते हैं और बहुमूल्य वस्तु धातुओं को, गोल्ड को और वगैरह बहुत खरीदते रहते हैं और जमा करते रहते हैं, पर ये सब अनुत्पादक है क्योंकि ये पैसा लॉक हो जाता है, फिर निवेश नहीं होता इसका और इसकी वजह से आर्थिक विकास के लिए काम नहीं आ पाता, उत्पादन के लिए काम नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार सार्वजनिक ऋण के लिए लोगों की बचत को ले लेती है तो वो उत्पादन के कार्य में आ जाती है। इस प्रकार से सार्वजनिक ऋण के द्वारा सार्वजनिक विनियोग के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है और जब सार्वजनिक विनियोग ऊंचा होगा तो ही कुल विनियोग भी ऊंचा होगा और सरकार केवल करों के द्वारा ही कर पाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए एक अन्य तरीका अपनाया जाता है और वह है सार्वजनिक ऋण का तरीका और यह आर्थिक विकास में योगदान देता है। इसके अलावा जो लोग होते हैं वो ऐसी ज़मीन और जब गोल्ड वगैरह में निवेश कर देते हैं तो वो स्वयं भी जानते हैं कि जब उनको आवश्यकता होगी तो उसको आसानी से आप वापस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, न उससे कुछ आय की सुरक्षा है। जैसे गोल्ड का दाम कभी ऊंचा चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, बढ़ता ही नहीं है, तो उसकी वजह से सुरक्षित भी नहीं है वो उसमें निवेश करना, क्योंकि अन्य तरीके से जैसे शेयर्स में अगर आप निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आप अधिक कमा सकते हैं, परंतु उन पे भरोसा कम किया जा सकता है। जबकि सरकार जो है उसको यदि आप उधार देते हैं, सरकारी बॉन्ड अगर खरीदते हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं तो आपका जोखिम कम होता है। तो इसलिए लोग सुरक्षित मानते हुए भी देना पसंद करते हैं सरकार को उधार। इस तरह से वो एक तरीके की वित्तीय सुरक्षा पा लेते हैं, फिर उसके बाद में वो निजी क्षेत्र में भी निवेश करने की हिम्मत जुटा पाते हैं क्योंकि कुछ हिस्सा तो उनकी बचत का कम से कम सेफ हो जाता है। तो इन सभी कारणों से सार्वजनिक ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए। इन देशों में निम्न आय होती है और बचत भी निम्न होती है, तो इसलिए करों में वृद्धि भी नहीं की जा सकती है। तो करारोपण की जो सीमाएं हैं वो अभी हमने बात की वही दिखाई देती हैं। करों में वृद्धि एक सीमा तक ही संभव होती है इसके अंदर। अब देश के अंदर से जो हम ले सकते हैं सार्वजनिक ऋण उसकी हमने बात की, परंतु वह काफ़ी नहीं रहता है क्योंकि लोगों की आय भी निम्न होती है और बचत भी निम्न होती है। तो कहाँ से लेना पड़ेगा? फिर बाह्य स्रोतों से, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विदेशी सरकारें, इनसे ऋण लेना पड़ता है। पर ये ऋण अपनी शर्तों पर प्रदान करती हैं, उनकी ब्याज दरें जो होती हैं वो ऊंची होती हैं। इसके अलावा वे पिछड़े क्षेत्र जो हैं जैसे अर्ध विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, उनके पास प्राकृतिक साधन बहुतायत में होते हैं, वो उनका आर्थिक शोषण भी करती हैं क्योंकि वो इस प्रकार से शर्तें लगाती हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को ले जाती हैं और तैयार माल करके इन देशों को सप्लाई करती हैं। इस प्रकार से वे कम कीमत पर लेती हैं प्राकृतिक संसाधनों को और इस तरह से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का शोषण भी होता है। तो किस तरह ले फिर विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपना विकास करने के लिए विदेशी ऋण किस प्रकार से लें, उसको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। निम्न बातों पर ध्यान देते हुए विदेशी ऋण लेना चाहिए क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया कि आवश्यकता तो है, लेना तो पड़ेगा, तभी विकासशील अर्थव्यवस्था अपना विकास कर पाएगी। अब निम्न बातों पर ध्यान देते हुए यदि वो लेगी तो सफल रहेगी अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में। पहला ये है कि ऋणों का प्रयोग केवल देश के विकास कार्यों के हेतु ही किया जाना चाहिए। अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण काम में नहीं लेना चाहिए ताकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भविष्य में मूलधन व ब्याज का भुगतान
किया जा सके। यदि राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी, विकास के कार्य नहीं किए जाएंगे, तो फिर मूलधन और ब्याज कैसे चुकाया जा सकेगा। तो इस चीज़ पे ध्यान जरूर देना चाहिए कि विकास कार्य हेतु ही इनका उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए ये ऋण लिए जा रहे हैं। इसके अलावा विदेशी ऋण अत्यंत आवश्यक होने पर ही लिया जाना चाहिए। ये दूसरी बात है जो ध्यान रखने की है। वर्तमान में क्या होता है, कई विकासशील देश विभिन्न छोटी छोटी परियोजनाओं के लिए भी विदेशी ऋण लेते रहते हैं। होड़ सी लगी हुई है इस प्रकार की, और ये प्रवृत्ति जो है भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से विदेशी विनिमय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला है, ऋणों का प्रयोग इस प्रकार हो कि देश का विदेशी व्यापार पक्ष में बना रहे। कई बार विदेशी जो ऋणदाता हैं वो इस प्रकार की शर्तें लगाते हैं जिससे कि आयात करना एक बाध्यता हो जाती है। विदेशी व्यापार पक्ष का क्या मतलब है? इसका तात्पर्य है कि निर्यात अधिक हो और आयात कम हो। कई आयात जो होते हैं वो आवश्यक हो जाते हैं, वो करने ही पड़ते हैं। तो एक ही तरीका है इसका कि निर्यातों को बढ़ाया जाए और ऋण इतनी ही मात्रा में लिया जाए जिससे कि विदेशी व्यापार जो है वो पक्ष का बना रहे, अर्थात निर्यात अधिक रहे और आयात कम हो। ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि उनकी जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उनकी लागत अधिक होने की वजह से विदेशी व्यापार में वो टिक नहीं पाती हैं और कंपटीशन में, प्रतियोगिता में जो आपकी विकसित अर्थव्यवस्था है उनकी वस्तुएं कम लागत पर उच्च तकनीक से बनी हुई होती है, उनकी तुलना में वो महंगी होती हैं विकासशील देशों की बनाई हुई वस्तुएं, और इसलिए वे आयातित नहीं की जाती हैं। निर्यात करना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे भारत में भी हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, इनका अधिक निर्यात किया जाता है क्योंकि ये विशिष्टता है, इनकी कारीगरी की विशिष्टता है, जिसकी वजह से विदेशों में इनके लिए ऊंची कीमत देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं और ये अधिकतर धनाढ्य वर्ग के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न सेवाएं और वस्तुएं जो यहाँ से सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, वहाँ पे वैसी सेवाएं उनका आयात किया जाता है, और जो यहीं की विशिष्टता लिए हुए हस्तशिल्प इत्यादि की वस्तुएं हैं उनका भी निर्यात किया जाता है भारत के द्वारा। इस प्रकार से एक प्रयास किया जाता है कि निर्यात अधिक हो और विदेशी व्यापार पक्ष में बना रहे। इसके अलावा ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि विदेशों से ऋण लेने की प्रकृति जो है वो अल्पकालीन होनी चाहिए, दीर्घकालीन नहीं। ऋण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अल्पकालीन ऋण और होते हैं दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण का मतलब है कि उसे अल्पकाल के अंदर ही चुका देना होता है वापस, और दीर्घकालीन ऋण है ये वर्षों तक बने रहते हैं। तो अगर हम बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक किसी देश के से ऋण के बोझ में दबे रहेंगे तो हम उसके ऋणों पर आश्रित हो जाएंगे और उसका वो फ़ायदा उठाएंगे, और इसकी वजह से एक तो विकासशील देशों का आर्थिक विकास प्रभावित होता है, साथ ही उनकी संप्रभुता भी खतरे में पड़ जाती है। जैसे चाइना यदि ताजिकिस्तान जैसे छोटे देशों को मदद करता है तो उसके बदले में फिर वो कहता है पामीर का पठार मेरा है, मुझे दीजिए, वहाँ पे वो अपनी सेना को लगा देता है, और इस तरह से ये छोटे छोटे देश उसके आगे अपनी संप्रभुता को नहीं बचा पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि विदेशों से ऋण अल्पकालीन लिए जाए और दीर्घकालीन ऋणों में न फंसा जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को ऋणों की आवश्यकता होती है
उसके बिना वो अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं। केवल करारोपण के बल पर यह नहीं किया जा सकता। आंतरिक ऋणों की अपनी सीमाएं होती हैं, क्योंकि इनमें आय का स्तर निम्न और बचत का स्तर निम्न होता है, जबकि विदेशों से ऋण प्राप्त करने से इनको उच्च तकनीक, पूंजी इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो इसलिए मशीनें इत्यादि प्राप्त होती हैं, तो इसलिए विदेशों से ऋण लेना इनके लिए लाभकारी होता है और आवश्यक भी होता है। परंतु हमने देखा कि इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बाह्य ऋण या विदेशी ऋण लेते समय। इसी के साथ इस ई लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।